नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास, वर्तमान सभी टॉपिकों में चर्चा करते हुए जाएंगे। इससे रिलेटेड जो स्वमूल्यांकन जो प्रश्न आएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, हम उन पे चर्चा करेंगे, उन्हें देखेंगे कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर फोकस रखेंगे। दोस्तों, हम इस श्रृंखला को इस प्रकार से विभाजित करेंगे। हम पहले श्रृंखला के अंतर्गत हम देखेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल और उसके पश्चात मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में हम इसमें समझेंगे। उसके पश्चात अगर हम दूसरी श्रृंखला जब हम प्रारंभ करेंगे, उसमें उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में ब्रिटिश सरकार का शासन किस प्रकार से रहा, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से रही, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी, और उत्तराखंड के अंतर्गत जो जन आंदोलन हुए हम उसमें भी हम आपके समक्ष ये वीडियो लेके उपस्थित रहेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पृथक राज्य हेतु आंदोलन हुआ था, क्यों ऐसे पृथक रूप में एक राज्य की अलग से मांग करने की ये स्वर उठे, ये सभी पर हम प्रत्यक्ष रूप में वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो आज का जो श्रृंखला जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो अध्याय 1 है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में हम समझेंगे, या कहें इससे रिलेटेड जो प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में हम जो बात करें, उसमें ये समझना होगा कि हम उत्तराखंड के इतिहास, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत का इतिहास जितना पुराना है, उसी प्रकार से विभिन्न कालखंडों के क्रम में हम यहाँ पर देखेंगे राज्य का भी इतिहास। प्रागैतिहासिक काल की बात करें या अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें या प्रागैतिहासिक काल की बात करें, या फिर जो इस कालखंडों को हम जो विभाजित करते हैं, जिनका विवरण हम आप लोगों को इस प्रकार से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। देखिए, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राचीन उत्तराखंड के अंतर्गत हम देखते हैं प्राचीन उत्तराखंड के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो सभी चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आज आपके सामने प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्तराखंड के स्वमूल्यांकन प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं क्या है। पहला जो प्रश्न आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से है। देखिए, जो पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उडियार स्थित है, ये कहाँ है। इस प्रश्न को बहुत दफ़े आप देखोगे आपकी परीक्षाओं में ये पूछा गया। अगर आप देखिए, इसमें PCS प्री 2010 और 5 में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप ये प्रश्न पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज बने रहते हैं। देखिए, जो इसका ऑप्शन दिए हैं, पौड़ी गढ़वाल या पौड़ी में या अल्मोड़ा में या चमोली में या नैनीताल। देखिए दोस्तों, जो ये लाखों उडियार जो स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। लेवेस्थाल से प्राप्त गुफा शैल चित्र वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। लोथाप से प्राप्त जो गुफा चित्र है या शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं, वो किस स्थान से हमें प्राप्त होते हैं, किस जिले के अंतर्गत यह आते हैं। देखिए, ये चमोली दिया है, अल्मोड़ा दिया है, देहरादून दिया है, उत्तरकाशी दिया है। आपको पता होना चाहिए जो ये चित्र प्राप्त हुए हैं, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कह रहा है, उत्तराखंड में योग एवं नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए, ऐसी आकृतियाँ जो हमें प्राचीन काल की कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान कराती है, या कहे उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को उजागर करती हैं कि उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो कितने विकसित थे, वो
योग के क्षेत्र में या नीति के क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते थे, उनके द्वारा जो बनाई हुई जो आकृतियां हैं हमें उनसे पता चलता है। देखिए जो ये आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा फालसीमा, ब्रह्मपुर या चमोली या रानीखेत। तो दोस्तों जो ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं ये आपके फालसीमा अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत ये प्राप्त हुई है। देखिए चौथा नंबर का जो प्रश्न कह रहा है 8 ताम्र मानव आकृतियां प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, ये आपको बताना है। देखिए 8 ताम्र मानव आकृतियां, तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं 8 ऐसी, वो किस स्थान से प्राप्त हुई हैं ये आपको बताना है। दोस्तों जैसे कि इसमें उल्लेख दिया हुआ है, जैसे पूनाकोट, फालसीमा, बनकोट या चमोली, तो दोस्तों ये बनकोट से ये 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पांचों प्रश्न की बात करें तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, ये देखिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2017 में भी एक प्रश्न पूछा गया है। ऐसी प्रकार से अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो ये उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है, देखिए इसमें वाराणसी लिखा है, सौभ्य काशी लिखा है, देव काशी लिखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही प्रश्न, सही उत्तर इसको बताना है। सौभ्य काशी, सौम्य काशी इसको बताया गया। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए उत्तराखंड के किस क्षेत्र में चित्रित धूरस ब्रह्मांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये आपके गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत इसके ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए इन 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से एक कथन सत्य होगा। देखिए 7वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें इस काल में लेखन कला के प्रचलन के पश्चात भी इसे लेख पढ़े नहीं जा सकते। और जो तीसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल के लोगों को लौह ताम्र धातु कृषि एवं नगरीय सभ्यता का ज्ञान था। तीसरा है आपका राम गंगा घाटी से महापाषाणी समाधान के अवशेष प्राप्त हुए या उपरोक्त में से सभी, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन अगर की बात करूं जो उत्तर सही है, ये उपरोक्त सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए उत्तराखंड का जो नाम है या उसका उल्लेख किस ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सा प्रश्न है। देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत उत्तराखंड का उच्चारण हुआ है। ठीक है, अब 9वें प्रश्न की यदि हम बात करें, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। देखिए स्कंद पुराण के अंतर्गत 5 हिमालय खंडों का यहाँ पर जिक्र प्राप्त होता है, इनमें से कौन कौन से उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित हैं। देखिए मानस खंड, केदार खंड, देखिए या ए बी दोनों। देखिए मानस खंड और केदार खंड ये दोनों हुई क्या हैं, उत्तराखंड के क्या है राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। ये प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा 2004 के अंतर्गत ये पूछा गया है। देखिए इसमें केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर मैं स्कंद पुराण के अंतर्गत गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल के अंतर्गत इसे केदारखंड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल, जब स्कंद पुराण में गढ़वाल को पहले केदारखंड के नाम से यहाँ पर उल्लेखित किया गया था। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। देखिए ये वाला जो प्रश्न पूछा गया प्री 2017 के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया था और कमावेश स्थिति ऐसी बनती है, ये प्रश्न बहुत दफे पूछा जाता है। आई होप ये प्रश्न आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे याद कीजिए, मेरे साथ इसे नोट बनाते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रह रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम की यदि हम बात करें, 11वें नंबर का प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों बड़ा ढाट नाम से इसे जाना जाता है। अब 12वें प्रश्न की यदि हम बात करें,
बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो बौद्ध साहित्य ग्रंथ का उल्लेख जिसमें मिलता है उसमें पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है या किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर हिमवंत, माया क्षेत्र, खस देश या मानस खंड के नाम से या कौन सा इसमें प्रयुक्त है, ये बताना है। देखिए बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो ग्रंथों में जो पाली भाषा का जो उल्लेख मिलता है हिमवंत के अंतर्गत ये मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 13वें नंबर का ये प्रश्न है। देखिए पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? जिस प्रकार से अगर हम कुमाऊं, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पौड़ी गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। देखिए कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है उसे काठगोदाम नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? देखिए हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है या डुंगा है, कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको ये कोटद्वार है। देखिए कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का जनपद का ये प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, देखिए शीशपाल की परीक्षा 2017 के अंतर्गत ये पूछा गया था। अब बात करते हैं 14वें नंबर के प्रश्न। उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थल बताया गया है? देखिए मनु का निवास स्थल उत्तराखंड के किस स्थल को बताया गया है ये आपको बताना है। देखिए इन 4 आश्रमों में से या कहें ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्णावत आश्रम या अलकापुरी या मृदंग या फिर जोशी मठ, ये कौन सा ये ऑप्शन इसमें सही है आपको बताना है। दोस्तों देखिए जो उत्तराखंड के स्थल को जो मनु का जो निवास स्थल के रूप में जो जाना जाता है वो अलकापुरी को जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष रखे हैं, ये आपको बता। देखिए जो इसका राइट आंसर है, देखिए मृदंग तुंग नाम से इसे जाना जाता है। 16वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16वें नंबर का प्रश्न कहता है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, ये बंदी रक्षक परीक्षा 2016 के अंतर्गत ये पूछा गया था। देखिए यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी में किया गया था ये तट। अगर मैं बात करूं तो ये मालिनी तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सहायक लेखाकार परीक्षा 2016 में पूछा गया है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए केदार खंड के नाम से जाना है या मानस खंड के रूप में जाना जाता है या पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है, ये देव भूमि के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये बताना है, आपको पता भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसे मानस खंड के रूप में जाना जाता है। अगर हम गढ़वाल की बात करें तो इसे केदार खंड के रूप में, और कुमाऊं की यदि हम बात करें तो मानस खंड के रूप में इन्हें जाना जाता है। 18वें नंबर का प्रश्न है महाभारत काल में पूर्वांचल में निम्न में से किन किन जातियों का निवास था? ठीक है, महाभारत काल की बात कर रहे हैं तो इस काल में जो पूर्वांचल था उसमें किन किन जातियों का निवास था? ये देखिए यक्ष था, किरात था या खस था या ये सभी थे। दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न का यदि सही उत्तर बताऊं तो दोस्तों ये सभी जातियां महाभारत काल के पूर्वांचल में इन जनजातियों का क्या था? निवास था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? पीसीएस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। श्रेष्ठ पूछा जाता है, मध्य पूछा है, द्विज श्रेष्ठ पूछा है, द्विज पूछ होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। देखिए द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब 20वें नंबर का प्रश्न उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई। देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों पीसीएस प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो स्थल जिसे गोविशाण की जो पहचान की गई थी वो किस स्थान पे की गई थी, कहाँ पर यह है? देखिए पीसीएस 2005 प्री
में ये प्रश्न पूछा गया, हरिद्वार, काशीपुर या रुद्रप्रयाग या श्रीनगर के अंतर्गत। दोस्तों जो ये है आपका जो राइट आंसर इसका होगा ये काशीपुर में इसे जाना जाता है, इसकी जो गोविषाण की पहचान जो है काशीपुर है। ठीक है, अब 21वें नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हैं, ये जो मिलते हैं। देखिए उत्तराखंड उप निरीक्षक 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। जो अशोककालीन जो शिलालेख, कहने का मतलब जो अशोक का जब पीरियड चल रहा था उस समय अशोक द्वारा भव्य भवनों का या स्मारकों का या स्तूपों का जब निर्माण किया जा रहा था, उनके द्वारा कुछ अभिलेख जो पत्थरों में खोदे गए थे, तो अशोककालीन जो शिलालेख उन्हें कहा जाता है, ये किस स्थान से ये मिले हैं उत्तराखंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर में या केदारनाथ में या कालसी में या देहरादून में। दोस्तों जो ये अशोककालीन शिलालेख जो मिले हैं आपको, ये देखिए कालसी के अंतर्गत ये हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 22वें नंबर का ये प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क के 2015 में ये प्रश्न पूछा गया, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, ये आपको बताना है। अशोक का जो राजवंश था वो किस राजवंश से बिलोंग करते थे, ये आपको बताना है। दोस्तों जो ये यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑप्शन वर्धन या कुषाण या गुप्त, इनमें से किसी भी राजवंश से वो बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, अब 23वें नंबर का प्रश्न कह रहा है अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है या रचा गया है, ये आपको बताना है। भाषा में है, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर 2016 के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है। यह प्रश्न है प्राकृत या पाली या संस्कृत या गढ़वाली, ये किस भाषा में इसको लिखा गया है, ये आपको बताना है। 23वें नंबर का प्रश्न है, देखिए पाली भाषा में इसे क्या किया गया है, उकेरा गया है। ठीक, अब 24वें नंबर का प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है। 2017 के अंतर्गत ये प्रश्न पत्र हुआ था। देखिए कत्यूरी, पवार, कुषाण या मौर्य, देखिए ये इसका जो संबंध है कालसी अभिलेख जो अशोक का जो राजवंश की यदि हम बात करें मौर्य काल से ये संबंधित है। देखिए 25वें नंबर का प्रश्न, कर्तकेपुर राज्य के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। या कुनिंद थे या समुद्रगुप्त थे या अधुमोभूति या शीलवर्मन। देखिए कुनिंद इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, अब 26वें नंबर का प्रश्न, कर्तकेपुर राज्य में वर्तमान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। कर्तकेपुर के अंतर्गत उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल प्रदेश की या उत्तरी रोहलखंड या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इस का जो सही उत्तर है 26वें नंबर का, तो ये सभी चीज़ें कर्तकेपुर राज्य के वर्तमान में ये क्षेत्रों में ये क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। जिस समय आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में हो रहा था उस समय उत्तराखंड के शासक कौन थे और किस राजवंश के ये थे, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर मौर्य शासन था या फिर कर्तकेपुर का शासन चल रहा था, मौखरी शासन था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कर्तकेपुर का शासन यहाँ पर चल रहा था, तो उस समय शंकराचार्य उत्तराखंड के भ्रमण में थे। ठीक है, अब 28वें नंबर का प्रश्न, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्न में से किस वंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया। देखिए 6ठी शताब्दी की बात कर रहा है, उसके अंतर्गत जो उत्तरार्ध में जब नागवंशों की जो सत्ता थी उसे पूर्ण रूप से किसने समाप्त कर अपना अधिकार इस उत्तराखंड में कर लिया था। मौर्य ने किया है, कुषाण या मौखरी ने किया था, कार्तिकेय ने किया था। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों मौखरी ने इनका क्या किया था, नागवंश का समाप्त किया था और उत्तराखंड में अपना अधिकार स्थापित किया।
अब मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, ग्रह वर्मा या हर्षवर्धन या शील वर्मा या वीरभद्र, ये कौन थे आपके ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपका ग्रह वर्मा, इसके क्या थे अंतिम शासक के रूप में यहाँ पर इन्होंने अपना शासन किया था। अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का 30वें नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टा ढार महाराज जाधीर राज परमेश्वर की उपाधि दी थी? अब आपको बताना है वसंत देव, निर्बल या राजदेव या शक्तिदेव, तो ये कौन थे दोस्तों? इस प्रश्न का अगर मैं सही उत्तर बताऊं तो आपको ये वसंत देव थे। ठीक है, अब 31वें नंबर का प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ठीक, आपको बताना है कृतिकपुर या कार्तिकेयपुर या नाग या मौखरी, कौन है ये आपको बताना है। अगर इसका सही उत्तर बताऊं दोस्तों, ये कार्तिकेयपुर है। ठीक है, अब 32वें नंबर का प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? इस समय जो कार्तिकेयपुर के जो राजवंश के जो शासक थे, इनकी राजभाषा क्या थी? पाली या गढ़वाली या संस्कृत या फारसी, क्या थी आपको बताना है। 32वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, इन राजाओं की जो शासकों की जो भाषा थी, राज्य भाषा संस्कृत थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न 33वें नंबर का प्रश्न, कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा हुई थी 2009 में, इसके अंतर्गत पूछा गया था। देखिए, वासुदेव, निर्बल देव या लखनपाल देव या सुरभिज राजदेव, कौन थे आपको बताना है। 33वें नंबर का जो इसका प्रश्न का उत्तर है आपका वासुदेव थे इसके संस्थापक, कतुरी राजवंश के संस्थापक। ठीक है, अब 34वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कतुरी राजवंशों का प्रमुख स्थान भी रहा। कतुरी राजवंश का प्रमुख स्थान की यहाँ पर ये बारे में बात कर रहा है। पीशस प्री 2005 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, दूनागिरी या बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर, जो कतुरी राजवंश का जो प्रमुख स्थान था वो कौन सा था? आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सभी को ये इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है। देखिए, बागेश्वर जो कतुरी राजवंशों का ये प्रमुख निवास स्थान था। अब 35वें नंबर का प्रश्न, कौन कतुरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? साइक समाज कल्याण अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 2017 में, ये उसमें पूछा गया था ये प्रश्न, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए, नंदा देवी क्या थी? कतुरी राजवंशों की ये कुल देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता था। अब 36वें नंबर का प्रश्न, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित थे? इनका संबंध था, जो राजा सोमचंद्र था इसका किस साम्राज्य से इसका संबंध था? ये प्रश्न, ये विधि सहायक की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, इसके अंतर्गत इनका ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पाल साम्राज्य या चंद्र साम्राज्य या यादव साम्राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका जो संबंध था वो चंद्र साम्राज्य से था। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 37वें नंबर का प्रश्न, कल्याण चंद्रोदयमय की रचना किसने की थी? ठीक है, आपको बताना है। भीष्मचंद्र, कवि शिव या कल्याण चंद्र, गुरु व ज्ञान चंद्र ने किसने की थी? तो आपको ये बताना है दोस्तों, कवि शिव द्वारा इसकी रचना की गई थी। 38वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन चंद्र राजवंश का राजकीय चिन्ह था? आपको ये भी पता होना चाहिए। धनुष है, मछली है, बैल है, गाय। दोस्तों, इनका जो चिन्ह था, तो इनका ये राजकीय जो चिन्ह था ये गाय थी। ठीक, अब अगला प्रश्न 39वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन चंद्र शासकों द्वारा
निर्मित किला नहीं है। चंद शासकों द्वारा इनमें से कौन सा किला नहीं बनाया गया है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, चांदपुर गढ़ जो किला था वो चंद शासकों द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, और सभी लाखमंडी, राजूबुंगा किला या मल्ला महल का जो किला था ये इनके द्वारा निर्मित किया गया, और चांदपुर गढ़ का जो किला था ये इनके द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। 40वें नंबर का प्रश्न इस श्रृंखला का, परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्ठ लिपि की जो परीक्षा हुई थी 2017 में, ये उसमें पूछा गया था। अजयपाल, कनकपाल, कनकराव या जगतपाल, कौन था परमार वंश का संस्थापक के रूप में? देखिए ये कनकपाल क्या था, परमार वंश का संस्थापक था। अब 41वें नंबर का प्रश्न, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, ठीक है, पीशियस। प्री 2005 में ये प्रश्न पूछे गए। देखिए पीशियस के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए, इस श्रृंखला से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए पौड़ी गढ़वाल में है या पिथौरागढ़ में है या चमोली में है या अल्मोड़ा में है जो चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, कहाँ था, ये किस जनपद के अंतर्गत आता था, ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो चांदपुर गढ़ है ये चमोली जिले के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक। अब 42वें नंबर का प्रश्न, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती थी? देखिए उत्तराखंड सचिवालय रक्षक परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब गुरेरिया रानी या कर्णावती रानी या गौरा देवी या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका कर्णावती ये रानी थी। इनके द्वारा बहुत से लोगों की जिसमें युद्ध हुआ था उसमें उनकी नाक काटी गई थी, तो उस की वजह से इनको नकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब विवरणों के अनुसार किस राजा को शत्रुहीनता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? आपको यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ये सही है ये आपको बताना है दोस्तों। शिव भवानी, शिवदर या शील वर्मन या निर्बल, ये निर्बल हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो श्रृंखला मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ था, इससे आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।